हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग का अगला चैप्टर, जो कि है हम लोग का 8th चैप्टर, जो है हम लोगों का एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के बारे में बता दूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में मैं बता दूँ। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो सबसे सिंपल है, क्योंकि उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इनर मोस्ट शेल बोल दो चाहे आउटर मोस्ट शेल बोल दो, ठीक है। तो वो क्या है, हमेशा हम लोग वो उसके पास एक ही है, इसलिए वो मोस्टली किस में उसको स्टेबल रखने के लिए हमेशा मोस्टली किस फॉर्म में मिलता है, डाईहाइड्रोजन फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन साथ में मिलता है, ठीक है। फिर एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक हाइड्रोजन जिसको उसकी पोजीशन नहीं मिल पाई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एकदम से इनर्ट बन जाएगा, और इनर्ट के ग्रुप में जा सकते हैं, जो अपना लास्ट 18 है, ग्रुप नंबर 18 है। तो वहाँ पे कौन सा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब है, तो उसमें रखा जा सकता है। बट ये क्या है, इसके नंबर की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा, एस शेल है, इसलिए उसे एस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें H हाइड्रोजन है, इसमें अभी तक साइंटिस्ट लोग को ये पता नहीं लग पाया है कि हाइड्रोजन का क्या है, बट उसके हिसाब से एस ऑर्बिटल में आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो उसे एस ब्लॉक में रख दिया गया है। हाँ, तो जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो यहाँ पे बताया कि क्या पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन है। तो उसकी पोजीशन की बात की जाए तो अल्कली मेटल में रखा जाता है ग्रुप 1 के उसमें, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, बट उसका जो 1s1 है, इस वजह से आउटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको कहाँ पे रखा जा सकता है, 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ भी रखा जा सकता है। वो एक देख सकते हो यहाँ पे उसके अलग अलग तरीके से कैसे, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है, जो कि कौन सा, ऑक्सीजन, सल्फ़र, ये सब है 17 के जो एलिमेंट्स है, तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र ये सब है। तो वो अगर देखा जाए तो सिर्फ वो वाटर के साथ क्या बनाता है, पानी बनाता है, H2O बनाता है, इफ़ यू रिमेंबर। बाकी सबके साथ वो गैस बनाता है, H2S गैस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डाईहाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं, एक है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिंक लेंगे, उसमें 2HCl मिला देंगे, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो एक हम लोग को मिल जाएगा क्या, ZnCl2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 दोनों को भी जाएगा, H भी 2 है और Cl भी 2 है, तो इसलिए ये ZnCl2 बन जाएगा और ये H2 हम लोग को मिल जाएगा प्रोडक्ट में। या तो फिर हम लोग एक और कर सकते हैं, क्या चीज़, Zl ले लो, उसमें NaOH ले लो, कौन सा, उसमें ले लो NaOH, एक्वस NaOH, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, Na 2 है तो Na2, Zn 1 है तो Zn, O2 है तो O2, और फिर H2 हम लोग को मिल गई है। लेबोरेटरी मेथड है, थोड़ा सा बनाना रहे तो उसके लिए। अब जो हम लोग को अगर बनाना रहेगा इंडस्ट्रियल मेथड, तो हम लोग पहला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो H2O ले लिया हम लोग ने लीटर, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो क्या होगा, 2H2 गैस बन के निकलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी अलग हो गया। नेक्स्ट, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, तो फिर इसमें कुछ स्टेप है, देख सकते हो 3 स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, CH4 जो मीथेन है, उसमें हम लोग H2O मिलाएंगे, तो वो क्या बना देगा, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहाँ पे 3H2 गैस बना देगा, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। ये याद रख लेना, उसको वाटर गैस बोलते हैं, और सिन गैस भी बोलती है, ये 1 मार्क्स के डेफिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर गैस शिफ्ट, जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, यही CO जो आया है और ये H2O जो आया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 633 केल्विन टेम्परेचर पे आयरन क्रोमेट कैटेलिस्ट है, उसको रखेंगे। तो ये क्या बना देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 3, हम लोग इसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेंगे। किस तरह, सोडियम आर्सेनेट सोल्यूशन, इसमें कार्बन, ये सोल्यूशन मिला, इसमें सोडियम आर्सेनेट सोल्यूशन को जब हम लोग मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा, सिर्फ हम लोग के पास H2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाएगा, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, अडरलेस होता है, और वो बर्न करता है कौन सा, पेल ब्लू फ्लेम रहता है, जो हम लोग वो करते थे ना फ्लेम टेस्ट केमिस्ट्री के, उसमें तो देखो अलग अलग कलर आता है, तो वही इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन के उसको करेंगे तो कौन सा आएगा, पेल ब्लू फ्लेम आएगा, ठीक है।
वो नॉन पोलर है, वाटर इनसोल्युबल गैस है, लाइट और हवा से भी लाइट है, हल्का है। नेक्स्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन मेटल के साथ कैसा करता है। Na मेटल है, 2 Na ले लिया और 2 Ha ले लिए तो NaH2 NaH बन जाएगा, ठीक है, हीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिएक्शन किसके साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ, तो 2 H2 है, उसके साथ 2 O2 1 O2 ले लिए, ठीक है, तो मिला के क्या बन जाएगा H2O 2 H2O, ठीक है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो रहने दो, डेल्टा H की वैल्यू चलेगा, इतना याद कर लो ये रिएक्शन क्या है। और फिर उसके बाद हेलोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो ये H2 और हेलोजन को ना X2 कौन सा HCl Br Fr आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीड आयोडीन को एक्स हेलोजन बोलते हैं और वही हेलोजन के मतलब X2, तो ये क्या बन जाएगा 2HX। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या हम लोग का CuO है, उसमें हम लोग H2 मिला दिए तो ये Cu बन गया और यहाँ पे H2O बन गया, तो किस तरह वो O करके उसको वो कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे FeO4 है, यहाँ पे 4 हम लोग ने उस हिसाब से बैलेंस करने के हिसाब से हाइड्रोजन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे 3Fe बन गया, यहाँ पे 4H2O बन गया है। नेक्स्ट है हम लोग का हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब ये है वेजिटेबल ऑयल, उसमें हम लोग H2 डालेंगे तो ये सैचुरेटेड फैट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का यूज़ क्या है, ये यूज़ कर लेना, 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्या है उसका, सबसे पहले लार्जेस्ट यूज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, उसके बाद है डाईहाइड्रोजन किसके फॉर्मेशन में यूज़ होता है, वनस्पति घी के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, हाइड्रोजनेशन के कैटलिस्ट यूज़ करके, ठीक है, ऑयल का। नेक्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और डाईहाइड्रोजन वो है प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जैसे कि मेथनॉल, जैसे 2H2 मिला है इसमें CO2 मिला दी तो CH3OH, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डाईहाइड्रोजन यूज़ किया जाता है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में और मेटल हाइड्राइड्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 है ये और ये ग्रुप 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो रहेगा हम लोगों का, हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 1 कौन सा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। और ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के सबको मिल क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है। और ग्रुप 2 में कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अगर किसी को हिस्ट्री की आती होगी कि कैसे इसको याद करना है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तो ग्रुप 1 का है तो उसको क्या बोला जाएगा, NS1, ग्रुप 2 है तो वो NS2, ठीक है, लास्ट में रहेगा। देख लो यहाँ पे सबके उसमें NS1 है, ग्रुप 1 के यहाँ पे NS2N मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 3 4 लास्ट में कैसा है वो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है लास्ट के उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है क्या क्या ट्रेंड्स है एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के उसमें ग्रुप 1 के। जो अल्कली मेटल है वो कैसे होते हैं, वो सिल्वरी वाइट और सॉफ्ट टाइप में होते हैं और उनका एटॉमिक साइज़ कितना रहता है, लार्ज रहता है, इसलिए उनकी डेंसिटी लो रहती है और लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अल्कली अर्थ मेटल जो रहते हैं वो सिल्वरी वाइट और वाइट लस्ट्रस टाइप में रहते हैं, मतलब शाइन लोग की अलग रहती है, ठीक है। सॉफ्ट रहते हैं बट उन लोग हार्ड रहते हैं किससे, अल्कली मेटल से, और उन लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। मतलब इन लोग से भी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नेक्स्ट ये देख लो यहाँ पे इन लोग का डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है। चलो मैं ट्रेंड्स में तुम लोग को बता दूँ। अब ये कौन सा लिथियम मैंने, ये कौन सा ग्रुप 1 का हो गया, ये हम लोग का ग्रुप 2 का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस जो है जैसे जैसे इंसान नीचे जा रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब अक्रॉस द ग्रुप क्या रहेगा, डिक्रीज़ होगा, और डाउन द पीरियड अरे डाउन द ग्रुप क्या रहेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ होगा, ठीक है, सेम रहेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आयोनिक रेडियस देख सकते हो तुम लोग, रेडियस भी किस तरीके से बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है,
तो इस हिसाब से। और वही अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो क्या रहेगा वो दूसरे वाले का भी एटॉमिक रेडियस हमेशा याद रखने का, एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन का एयर के साथ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग ने 2 लिथियम ले लिए और यहाँ पे O2 ले लिए, तो वो क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बन गया। Na ले लिए ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम पेरोक्साइड बन गया। देखो O2 रहा तो वो यहाँ पे पेरोक्साइड, यहाँ पे देखो KO2 यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, ये देख लो, ये थोड़ा है। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का क्या यार, मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का हम लोग वही ग्रुप 2 की बात करें तो उसका रिएक्शन ऑफ वाटर क्या रहेगा। देखो ग्रुप 2 की बात करें, हम लोग ने ग्रुप 1 का देख लिया वहाँ पे, तो ग्रुप 2 की बात करेंगे हम लोग तो O के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, 2MgO बन जाएगा। और N2 के साथ क्या होगा, Mg और यहाँ पे 2 मतलब 3Mg है तो Mg3 और यहाँ पे N2 बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे दोनों ग्रुप का। तो पहला ग्रुप 1 आएगा तो उसमें 2Na + H2 मिलाएंगे तो NaOH रहेगा और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। वही ग्रुप 2 में मिलाएंगे तो Ca2H2 है तो है क्या बन जाएगा, ये CaOH2 ये नीचे जा रहा है, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे देखो प्रेसिपिटेट जम जाता है तो ये वो हो रहा है और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। फिर हाइड्रोजन के साथ क्या रहेगा वो देख लो। ग्रुप 1 में क्या रहेगा, 2 मेटल है, मतलब M का मतलब क्या है, कोई भी उसका मेटल है, ठीक है। और H2 के साथ मिला है तो वो क्या बना देगा, 2M+ और H-, मतलब कि क्या करेगा, H वो कर लेगा, ले लेगा इससे। नेक्स्ट ग्रुप 2 बनाएंगे तो MH2, तो वो सिंपल में MH2 बन जाएगा, यहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का रिएक्शन विथ हैलोजन, मतलब 2 मेटल लिए हम लोग ने और H2 लिए तो ये क्या बन जाएगा, 2M(X-), ठीक है। यहाँ पे सेम X2 तो MX2 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का रिडक्शन नेचर। ग्रुप 1 में क्या है, M है, एक्वस है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो क्या बन जाएगा, MS, मतलब एकदम से वो क्या बोलते हैं, स्टेबल टाइप में। यहाँ पे वो है, अगर वो एक निकालेगा तो कहाँ है, हाई नेगेटिव वैल्यू रहती है और उन लोग कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1 में क्या है, ये M मतलब ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है, X+Y है क्या, एक मिनट, हाँ X+Y है। और अमोनिया मतलब अमोनिया का कुछ तो भी क्वांटिटी है, यहाँ पे जितना लग रहा है और यहाँ पे जितना लग रहा है, ये XY, यहाँ पे सपोज के लिए 2 है 3 है तो यहाँ पे 5 अमोनिया लग रहा है, एक MX के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन के उधर पे रहेगा। नेक्स्ट वही अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करें तो वो क्या रहेगा, X+2Y है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा, वैसे तो ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, ये डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। लिथियम किससे ग्रुप 2 के उससे करता है, मैग्नीशियम से रिलेशन बताता है। और ये बेरियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन बताता है, इन लोगों में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ठीक है। बाकी ये एक बार टेबल देख लेना तुम लोग। नेक्स्ट एलिमेंट का क्या यूज़ है, लिथियम एक मेटल है जिसको लॉन्ग लाइफ बैटरीज के लिए यूज़ किया जाता है। लिक्विड सोडियम को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हीट ट्रांसफ़र न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में। पोटेशियम क्लोराइड को फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। पोटेशियम को मैन्युफैक्चर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए गुड एब्जॉर्बेंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कैल्शियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। अब ग्रुप 2 की बारी, इनमें से कोई भी 4 याद कर लेना। नेक्स्ट बेरिलियम किस चीज़ के लिए, मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ होता है। एक एलॉय है, मैग्नीशियम का एक एलॉय है और एल्यूमिनियम, दोनों को मिला के जो एलॉय बन
बनता है इसको स्ट्रक्चरल मैटर और एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम आयन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में और एक हेल्दी ग्रोथ बोन टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेरियम सल्फेट, उसको मेडिसिन, और बेरियम मील को इंटेस्टिनल एक्सरे के लिए यूज़ किया जाता है, पेट के एक्सरे के लिए। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, या तो ये इंपॉर्टेंस या तो ये इंपॉर्टेंस, दोनों में से एक इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है, सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट है किससे, लार्ज सप्लाई। सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट है मतलब हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, और ये जो फ्लूइड है वो मीडियम, ये किस चीज़ का मीडियम है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का ये मीडियम है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन जो सोडियम आयन का है वो क्या करता है, वो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को या फ्लो को बराबर करता है। नेक्स्ट सोडियम आयन जो है वो ट्रांसमिशन नर्व सिग्नल को इधर उधर पहुंचाने में काम करता है। नेक्स्ट पोटेशियम क्या है, मोस्ट अबेंडेंट आयन जो सबसे ज़्यादा पाए जाने हम लोग के सेल में आयन है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, ये क्या इंपॉर्टेंट प्लांट है किसमें, क्लोरोफिल में, जो कि ग्रीन प्लांट्स में है। मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने में और फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। नेक्स्ट Ca2+ आयन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए। नेक्स्ट Ca जो है वो इम्पॉर्टेंट किस में रोल, ब्लड क्लॉटिंग में, खून रुकने के लिए। ये जो Ca आयन है वो स्ट्रेचिंग मसल्स मतलब ये काम करता है ताकि जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है अपने मसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट को बराबर रखने के लिए। यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं हमारे एस ब्लॉक के। सोडियम कार्बोनेट जो कि है वॉशिंग सोडा, तो देख लो उसका क्या रहता है, ये वॉशिंग सोडा आता है उस तरीके से आता नहीं है, एक बार स्टिल तुम लोग इसको देख लेना क्या है वॉशिंग सोडा, किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट कमर्शियली जो तरीके से बनता है उसको बोलता है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अल्कली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है, ये रहने दो, इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है हम लोग का कॉस्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रख लो सोडियम हाइड्रोक्सी क्या है, कॉस्टिक सोडा। फिर उसके यूजेस एक बार देख लेना किसको कहाँ पे यूज़ होता है, 2 यूजेस रख लो, 1 मार्क्स का आने का चांस है थोड़ा बहुत, उतना नहीं है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं CaCO3, वहाँ उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लेना। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ नहीं, यूजेस देख लेना किस चीज़ में यूज़ होता है, मार्बल में बिल्डिंग बनाने के उसमें। नेक्स्ट एक मेजर इंग्रेडिएंट है सीमेंट बनाने का, पेपर की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़ख़म के लिए यूज़ होता है, मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ होता है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, हाँ देखो माउथ वॉश की तरह यूज़ होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की तरह। एंटी क्लोर किस चीज़ के लिए, एक्सेस क्लोरीन निकालने के लिए भी यूज़ होता है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है LiAl4 LiAl4, हाँ, तो उसके यूजेस देख लो, उतना नहीं है ये इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, आगे ना मिलता है। एक्सरसाइज को एक बार कुछ नहीं तो रीड कर लेना। हमारा आता है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कौन सा, इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाएगा। ठीक है, ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, जिसमें क्या आता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसका मेरे को याद था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड क्या लिखा है, थैलियम, हाँ वही है, इंडियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे ग्रुप 14 है। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों के ग्रुप 14 है ये वाले सब। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और फिर एसन का क्या था, अरे हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं तो ध्यान नहीं दी क्या है। हाँ कहाँ गया यार 14 का, हाँ यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, एसन मतलब टिन। ठीक है, और लीड को पीबी बोला जाता है, इसको बहुत सारे कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हम लोग की नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नेक्स्ट आर्सेनिक, एंटीमनी,
एंड नेक्स्ट वाला आता है बिस्मिथ, ठीक है, इसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का अगेन आई विल से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 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 यहाँ पे देख लो क्या है, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं कंपाउंड ग्रुप 13, 14, 15 के, ठीक है। जैसे हम लोग ने पीछे चैप्टर में 1 और 2 का देख लो, वैसे यहाँ पे 13, 14, 15 का है। यहाँ पर रिएक्टिविटी किसके, एयर और ऑक्सीजन के, उसमें बता रहे ग्रुप 13 कैसा, ग्रुप 14 कैसा, ग्रुप 15। ई मतलब एलिमेंट है कोई ग्रुप 13 का, वो O के साथ मिलाएगा तो कैसे बनाएगा, 2E2O3, क्या है O3 है, हाँ O3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। अगर N2 के साथ बनाएगा तो यहाँ पर 2N2 होना चाहिए, यहाँ पर कुछ लोग ने मिस्टेक दी है, ठीक है। यहाँ पे वो ठीक कर लेना तुम लोग टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे 2E है प्लस N2 है, तो यहाँ पे हाँ बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर 2 1 ज़ा 2, हाँ बराबर है। नेक्स्ट आता है ग्रुप 14 का, जो कि है एक लो, उसमें आधा ऑक्सीजन और आधा O2 डालो, मतलब एक ऑक्सीजन डालो। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है ना, तो मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन डालेंगे, तो इसलिए उसको बोला जा रहा है हाफ O2। हीट करेंगे तो वो EO बना देगा, और इधर से करेंगे तो EO2, जैसे कि हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन, तो CO2 बना देगा, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ख़तरनाक होता है वो, इससे इंसान मर भी सकता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप 15, इसके कौन सा है, P4 है, उसके साथ मिलाएंगे तो 3O2। यहाँ पे इतना सब अभी आई डोंट थिंक सो तुम लोग याद कर पाओगे, इतना टाइम बचा भी नहीं है। रिएक्शन विथ वाटर अनअफेक्टेड बाय वाटर, ठीक है। इन सबको पे पानी का उतना असर देखो ज़्यादातर के उसमें नहीं पड़ता है, कुछ कुछ पे पड़ता है। एल्यूमिनियम देख लो, सिलिका देख लो, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसलिए। H2O 6 मिला है तो क्या बन गया, AlOH2, और यहाँ पे 3H2O निकल गया, यहाँ पे 2H2O निकल जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको उससे कंबाइन कर लो। नेक्स्ट हेलोजन के साथ कैसा रहता है, ग्रुप 13 का क्या है, 3H2 मिला दे तो 2EX3 बन गया। नेक्स्ट ग्रुप 14 के साथ क्या है, यहाँ पे ग्रुप 14 का टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि ये सब कौन सा रहता है, हैवी एलिमेंट्स रहते हैं। ग्रुप 15 जो है वो कौन सा बनाता है, X3 वाले बनाते हैं, ठीक है। X3 और कौन सा X5 बनाता है। यहाँ पे देख लो एलोट्रोपी एक अच्छा टॉपिक है। एलोट्रोपी जो कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है। यहाँ पे एलोट्रोप्स कार्बन के कौन से एक डायमंड है, उसको कैसा अजीब सा शेप है देख सकते हो। यहाँ पे यूजेस एक बार देख के जाना। नेक्स्ट आता है ग्राफाइट, तो ग्राफाइट का कैसा अजीब स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, उसमें क्या कैसा है वो एक बार देख लेना तुम लोग। स्ट्रक्चर बनाने कभी आज तक पूछा ही नहीं, क्योंकि पता है कोई स्ट्रक्चर इतना ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस, ये जो अपने पेंसिल की नोक रहती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन, नैनो ट्यूब्स में भी यूज़ किया जाता है, देख सकते हो ये ट्यूब के उसमें, मतलब तो सबका सब वो दिख रहा है, ये तो एकदम फुटबॉल दिख रहा है ये वाला। नेक्स्ट आता है ग्राफीन, देख सकते हो कैसे शीट की तरह है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस के, जिसमें आता है वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। वाइट वाला जो है वो हम लोग का कैसा येलो कलर में दिखेगा, और रेड वाला रेड कलर में दिखेगा, देख लेना उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्या है कैसा है देख लें। अब देखो ये हो सकता है तुम लोग को इसका बोल दे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो देख लेना कैसा स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर्स ये तो नहीं बोलेगा, इन दोनों को देख लेना। अगेन डाइबोरॉन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप में बॉन्ड है। देखो यहाँ पे 2 सेंटर में बॉन्ड है, ठीक है, 2 है। इन लोग का आपस में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे किस तरीके से 2 बॉन्डिंग है, तो ये है डाइबोरॉन का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को किस तरीके से इधर से बताया जा रहा है, ठीक है। डाइबोरॉन का एक इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका भी स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। नाइट्रिक एसिड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा ये? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। इसकी हेडिंग क्या है? हाँ, केमिस्ट्री नोटेबल कंपाउंड एलिमेंट। सबसे पहला आता है बोरॉक्स। बोरॉक्स का क्या है फॉर्मूला देख लो, Na2BA4O7। तो उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? पहले कोलामेनाइट लिया जाता है, जो फार्मूला दिख रहा है कोलामेनाइट का। उसके बाद N2Na2CO3 को हीट किया जाता है तो बोरॉक्स मिलता है। ठीक है, साथ में कुछ NaBO भी मिलता है, प्लस ये CO3 क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ का एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, अल्कलीन सोल्यूशन देता है। हाइड्रोलाइसिस क्या है? जैसे हीट करो बोरॉक्स को तो वो पहले वाटर मॉलिक्यूल वो लूज़ करता है, उसके बाद क्या सूज जाता है, फूल जाता है, और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यूजेस में मैन्युफैक्चर ऑप्टिकल और हार्ड बोरोसिलिक ग्लास की मैन्युफैक्चर में काम आता है। फिर सोल्जरिंग और वेल्डिंग में काम आता है। फिर ब्राइटनर, वॉशिंग सोडा को और ज़्यादा वाइट एक तरीके से कपड़ा ज़्यादा चमकदार बनाए उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन का भी प्रिपरेशन एक बार देख लेना, क्योंकि ओवरव्यू इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ। अगेन यूजेस सबके देख के जाओ यार। प्रॉपर्टीज यूजेस, अमोनिया इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ ठीक है, तो अमोनिया देख लो यहाँ पे कैसे अमोनिया यूरिया से बन रहा है। हाँ, यहाँ पे देख लो लेबोरेटरी स्केल में कैसे बनाते हैं, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो। इसके बारे में इतना दिया, मतलब इम्पॉर्टेंट है तभी ना दिया। अमोनिया कैसा है? कलरलेस गैस है जिसमें पंजेंट अडर आता है। फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, नहीं याद हो रहा मत याद करो, बट ये कितना है इस हिसाब से ये देख लो। ये है आता है हम लोग का इसका ये हाईली सोल्यूबल वाटर है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन NH3 का जो है वो लिक्विड अमोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट केमिकल बेसिक नेचर है उसका, NH3Cl के साथ मिलाएंगे तो NH4Cl बन जाएगा। NH3 और H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो NH2SO4। यहाँ पे क्या एक्वस सोल्यूशन क्या है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। वही बता रहा है कि कैसे NH4Cl जो है वो हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसका। नेक्स्ट उसके यूजेस में कहाँ का यूज़ होता है? मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र में, यूरिया में, फिर फॉस्फेट में, अमोनियम नाइट्रेट में। नेक्स्ट आता है किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रिक एसिड जैसे रेफ्रिजरेंट, लिक्विड अमोनिया, लेबोरेटरी रिएजेंट, इन सब में यूज़ होता है अमोनिया का। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है 2 चैप्टर करने में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट अगले साल पढ़ोगे। हाँ, तो यहाँ पे देख लो किस तरीके से सारे वो है पॉइंट्स बता रहे हैं लोगों में। मॉलिकुलर अरेंजमेंट कैसा रहता है? सॉलिड में एकदम चिपक के, लिक्विड में थोड़ा दूर, गैस में एकदम दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं। नेक्स्ट उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब कि कितना ज़्यादा इसमें ज़्यादा चिपक के मतलब ज़्यादा होगा, इसमें उतना नहीं होगा, इसमें एकदम ही नहीं होगा। फिर टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, लंडन डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनता है उसका। डाइपोल मतलब कि प्लस माइनस वाला एक तरीके से देख लो। ठीक है, आयन डाइपोल मतलब प्लस माइनस, डाइपोल मतलब कि 2 पोल समथिंग ऐसा। ठीक है, लंडन डिस्पर्शन एक वीक फोर्स है। यहाँ पे देखो सबके बारे में, फोर्सेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, देखो किस तरीके से आयन डाइपोल है, Na है उससे कैसे H का वो बता रहे कि किस तरीके से हाइड्रेटेड Na प्लस आयन है, उसके इर्द गिर्द कैसे H का वो घूम रहा है आयन सब। ठीक है, ये किसका Na आयन और H2 का इंटरेक्शन है, O Na से चिपक रहा है और उसके साथ क्या H भी आ रहा है, तो इसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इनमें से एक आ सकता है। लंडन डिस्पर्शन का एक वीक फोर्स है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? वंडर वाल्स फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? पोलराइजेबिलिटी जो भी पढ़ते हैं
नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच मे बी नेगेटिवली चार्ज ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल कौन से, एक कौन सा रहेगा, एक पोलराइज हाइड्रोजन का वो रहेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहेगा, दूसरा रहेगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गैसेस की क्या क्या वो देखो, प्रॉपर्टीज़ देख लो। ये क्या है, लाइटर है लिक्विड से, सॉलिड से ज़्यादा, लिक्विड से ज़्यादा, लो डेंसिटी है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, वो जितनी भी स्पेस है तो उन सब में फैल जाते हैं और कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ये क्या, वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं बहुत जल्दी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, वीक रहता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आ जाएगा, हम लोग यहीं पे गैस के उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मास के साथ, वॉल्यूम का, प्रेशर का। नेक्स्ट आता है हम लोग का टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन, अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट आता है गैस का लॉ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गैस लॉ जो है वो हम लोग का स्टैंडर्ड गैस लॉ जो कि होता है, बोलता है हम लोग का PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है बॉयल्स चाचा। बॉयल्स चाचा क्या बोलते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता के जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, देखो ये वो क्या बोलते हैं, P इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T and N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। इनका ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन से भैया, ये इनका स्टेटमेंट देख लेना, फिक्स मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स ये सब देख लेना, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतना कुछ काम का नहीं है, एक बार स्टिल एक बार देख के चले ही जाना। नेक्स्ट आते हैं हमारे चार्ल्स दादा। तो चार्ल्स दादा क्या बोल के जाते हैं, हमारा वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का वो दे के जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, देख लो कहाँ है उनका, दिख ही नहीं रहा है, वो बोल के जाएंगे, वो किसका दे दिए, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का दे दिए कि ये क्या है, एक दूसरे से ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉरी हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला देख लो, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम फिक्स मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन से, नेक्स्ट कोई नहीं आया क्या, अगला का है, 3 थे ना, देखो ये कौन सा है, हाँ देखो नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो लॉ जो कि क्या बोलता है, ये देखो P और V हम लोग को यहाँ से कांस्टेंट टेम्परेचर T, इसका पहला इक्वेशन क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये पहला था। और उसके बाद क्या बोला जा रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, V को, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T है। अगर मैं V को इधर भेजूँगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PV, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है। और फिर ये हटने के लिए हम लोग एक उसकी लगा देंगे साइन, वो हो जाएगा R, ठीक है। R जो है उन लोग का वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसमें N मॉलिक्यूल्स है, तो ये होता है हम लोग का PV nRT का डेरिवेशन स्टैंडर्ड, यही है आइडियल गैस इक्वेशन। इसी पे बेस तुम लोगों के आएंगे आएगा सब, ठीक है, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आ जाएगा, ये देख लो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का डिफरेंस एक बार पढ़ के जाना। हाँ तो चलो एक एक करके हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये लिक्विड स्टेट क्या होता है, हम लोग का लिक्विड स्टेट मतलब कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बट सॉलिड से कम रहता है, ठीक है। इसमें वेपर प्रेशर की दर से लगता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर कोई प्रेशर है वो वेपर से लग रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इसका 100 डिग्री से कम है या 100 डिग्री से ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करेगा।
नेक्स्ट टेम्परेचर, वो कौन से डिग्री पे कौन से स्टेट में रहेगा वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का सरफेस टेंशन। ये पानी है, ये पानी का जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो उसकी जो एकदम ऊपर वाली सरफेस है ना उस पर कुछ एयर से प्रेशर लग रहा है। तो जो प्रेशर लग रहा है ना जिस एरिया पे एकदम जो परत पे लग रहा है ऊपर वाली सबसे, उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो वो भी है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लैंड परपेंडिकुलर टू द लैंड ऑन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ऐसा यूनिट कौन सी है, एम इनवर्स, और फिर गैमा से इसको डिनोट भी किया जाता है, इसलिए उसका वो है एप्लीकेशन एक्शन सोप डिटर्न वो हटाने के लिए, मतलब हाथ धुलते हैं वो। नेक्स्ट आ जाता है विस्कोसिटी, अपन ज़मीन पे पानी फेंकते हैं, अपन सपोज के लिए तुम लोग पानी पी रहे हो, ठीक है, जोक में आ जाए किसी ने पानी गिर गया, तो पानी गिर के कैसे करेगा, वो फैलने लगेगा जिस स्पीड से वो जाएगा। अगर उसकी स्पीड कुछ कम होती है, स्पीड उसकी कुछ कम होती है तो उसको हम लोग बोल देंगे विस्कोसिटी। अगर हम लोग तेल और पानी के बीच में रेसिंग लगाए तो पानी पहले भागेगा बट तेल धीरे धीरे भागेगा। तो जो तेल धीरे धीरे भाग रहा है किस चीज़ की वजह से भाग रहा है, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी को लैमिनार फ्लूइड भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का ये प्यारा सा चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन और कोलाइड्स। ये एक अच्छा चैप्टर है, इसमें कौन सा आता है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस आता ही है, एक बार पढ़ के जाना या। तो नेक्स्ट देखो मैं एकदम अच्छे से तुम लोग को बता दूँ, एडजॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना क्या होता है, एब्जॉर्ब करना मतलब कि सपोज़ के लिए अगर तुम कोई भी मेकअप लगा रहे हो, ठीक है, मैं लड़के और लड़के का अलग से बता रही हूँ, ठीक है, कोई भी लड़की मेकअप लगा रही है, मेकअप लगाने से पहले सबसे पहले वो क्या करेगी, मुँह धुलेगी, उसके बाद गुलाब जल लगाएगी या मॉइस्चराइज़र लगाएगी कोई भी। जब वो मॉइस्चराइज़र लगाएगी तो क्या होगा, उसकी स्किन वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी वो स्किन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब करना, सोख लेना। बट फिर जब उसका फाउंडेशन हो जाएगा तो फाउंडेशन सेट करने के लिए क्या लगाएगी, मेकअप लगाएगी, क्या बोलते हैं, पाउडर लगाएगी, कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी बोलते हैं, तो वो लगाएगी। तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का एडजॉर्ब करना। वो ऊपर ऊपर दिखेगा, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर दिखेगा, तो उसको बोलेंगे एडजॉर्ब करना। और एक और एग्जांपल देख लो, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम लोग कुछ लिख पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग लिख पा रहे हैं कुछ भी, तो क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पे वर्ड दिख के आ रहा है, क्योंकि बोर्ड ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, बोर्ड पे क्या हो जा रहा है, एडजॉर्ब हो जा रहा है, एडजॉर्ब। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पे देख लो, जो मटेरियल या सब्सटेंस जिस पे बोर्ड क्या हम लोग का एड्जॉर्बेंट हो जाएगा, चौक क्या है, एब्जॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल एक बार देख लेना, एग्जांपल लिखने में काम आएगा। एंड दिस टेबल वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर लेना, एक बार रीड करके तो ज़रूर जाने, याद कर लेना पूरा। नेक्स्ट एक बार इस डब्बे को भी देख लेना, क्या उल्टा पुल्टा लिखा है। नेक्स्ट कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, इतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं पूछता है बट भरोसा नहीं है, तो देख लेना कौन सी नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट गैस का नेचर कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन के लिए भी आ जा सकता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, फिर एड्जॉर्बेट क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलॉइड्स जो है वो, कोलॉइड्स क्या होता है, हम लोग आजकल के अपने लाइफ में बहुत सारे कोलॉइड्स यूज़ करते हैं। एग्जांपल कौन सा है, देखो हम लोग बहुत सारे अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कोलॉइड्स यूज़ करते हैं, मिल्क, बटर, जेली, व्हिप्ड क्रीम, मायोनीज़, ये सब क्या कोलॉइड केमिस्ट्री का नतीजा है, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ में होता है, बहुत सारे हम लोग जैसे सीमेंट हुआ, ब्रिक हुआ, पॉटरी, ये सब भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लड, सॉइल, ये सब एग्जांपल है उसके। ये भी 2 टाइप का होता है, वैसे तो आने के चांस है बट स्टिल आ गया तो एक बार देख लेना। यहाँ पे एक और एग्जांपल है फॉग, मिस्ट और रेन।
फिर कोलैट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 11.4 टेबल में बताया है कि उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया। 11.4 कहाँ है, हाँ ये 11.4 है। देख लो कैसा टाइप ऑफ है, सॉलिड सोल्यूशन, साल्ट्स एंड जेल, एरिसोल, जेल, इमल्शन, एरिसोल, सॉलिड सोल्यूशन, फॉर्म, ये अलग अलग टाइप है उसके, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हम लोगों का कोआगुलेशन। देख लो कोआगुलेशन मतलब जमना होता है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन देख लो, मैं बोलूँ किसी का भी एप्लीकेशन मत छोड़ के जाओ। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ये देख लेना क्या होता है इससे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन भी देख के जाना, इमल्शन किससे होता है, डाइल्यूट किया जा सकता है यहाँ पे एनी डिस्पर्जन मीडियम से। फिर डिस्पर्स्ड लिक्विड जो है उसको सेपरेट लेयर से करते हैं, ये सब एक बार देख लेना, पढ़ लेना ये सब, इतना टाइम नहीं, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेट ऑफ स्मोक क्या है, प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है, कोलैट्स को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म्स ये सब बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ये अगेन आई विल टेल, ये सब पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट आता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 12 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं बता दूँ इसे ही सेम टू सेम चैप्टर है 12th में, जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम केमिकल रखे है, जिसमें हम लोग देख लो, तुम लोग क्या देखोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी होता है, मतलब कि सपोज के लिए कोई हम लोग तुम लोग टाइट्रेशन करते हो तो देखो पिंक कलर जल्दी नहीं आता है, पिंक कलर आता है फिर गायब हो जाता है अचानक से, तो वो क्या हो रहा है, वापस से रिवर्स हो जा रहा है until it gets on equilibrium position, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेट हो जाना जहाँ से कुछ भी चेंज ना हो, ठीक है, कुछ भी चेंज ना हो, ना केमिकल चेंज हो, ना उसके मास वास में चेंज हो, ना कुछ भी फिज़िकल चेंज हो। देखो यहाँ पे एक ये साइन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, मतलब कि मैं A + B को अगर डाल रही हूँ रिएक्टेंट में तो क्या हो जा रहा है, ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है, बट ये क्या बन जा रहा है, C+D बन रहा है, बट वापस से रिवर्स होके क्या बना दे रहा है, बैकवर्ड होके क्या बना दे रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन से A + B बना दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक वो था, वो पढ़ लो, कहाँ गया, वही ढूंढ रही हूँ। देख लो केमिकल प्रोसेस में क्या है, नो फर्दर रिएक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, कोई केमिकल में चेंज नहीं हो रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये देखो अपने टाइट्रेशन का नतीजा, हो ये क्या हो गया, वाओ हो, मैं तो टेक्स्ट बुक का एडिट कर सकती हूँ, वाओ ये क्या करें, क्या नॉट नाउ। नेक्स्ट देख लो टाइट्रेशन से कैसे इधर से इधर थोड़ा बहुत कलर आता है, फिर वापस से वो वाइट हो जाता है। अब मैं तुम लोग का वो ढूंढ रही थी यार, ये रेट देखो कैसे निकालते हैं, मतलब हम लोग ने कितना रिएक्टेंट डाला और कितने टाइम में वो प्रोडक्ट, कितना टाइम लगा कितने टाइम पे, और फिर प्रोडक्ट कितने टाइम में बन गया, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में बना, उसको बोलते हैं हम लोग रेट निकालना, वो इक्वल है, ये देख लो। नेक्स्ट कहाँ गया, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से वो डिनोट किया जाता है, नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ मास एक्शन, क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ईच इंस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोपोर्शनल है, किससे, कितना हम लोग ने जो प्रोडक्ट आया है वो कितने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बना है, ठीक है, रिएक्टेंट के उससे। नेक्स्ट ये वाला डेरिवेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर लेना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये देखो रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, मतलब ये क्या है, एक हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर हाइपोथेटिकल, मत एक कंसीडर नहीं समझ में लिखो, कंसीडर अ रिएक्शन A +
बी, रुक जाओ मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी भेज दूँगी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बस ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये हम लोगों का है एक ये क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हाँ डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंसिडर अ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी, और ऐसा इक्विलिब्रियम रिवर्स का साइन बनाने का सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बताएंगे रेट फॉरवर्ड रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, ए कॉन्सेंट्रेशन, ये ब्रैकेट होता है ना, ऐसी ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, फिर रेट फॉरवर्ड के प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी, इक्वल डलेगी और यहाँ पे के आ जाएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड का है तो के एफ आ गया है। ठीक है, और फिर रिवर्स के लिए सी डी, यहाँ पे के आर आ गया है, देख लो। ये इतना समझ के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल दो। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे तो मतलब ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, तो के एफ अपॉन के सी, जो कि हम लोग का एक नया कॉन्स्टेंट बनेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल के सी से, जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, सी डी अपॉन ए बी। अरे यार तो मुझसे कुछ भी दबता ही है अलग। ठीक है, एकदम अच्छे से करके जाना। और एक और है, कहाँ है वो, मैं तो वही ढूंढ रही हूँ जब से। देखो ये देखो, ये क्या, जिस हम लोग ने इधर पे क्या निकाले, ये कैसे निकाले, किसके रिस्पेक्ट में निकाले, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, ये डिब्बा दिख रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकाले। अभी हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकाले, पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कोई है, ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट है ए टाइम्स ए, मतलब 3Na, तो ये जो 3 है ना, ये स्मॉल ए है, प्लस 2O, तो यहाँ पे O जो है ना, ये स्मॉल बी है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टाइम्स क्या है, कितने टाइम्स क्या है, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B क्या बनाएगा, गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पार्शियल प्रेशर के हिसाब से लिख देंगे KP, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो P ऑफ C, देखो ऊपर नंबर दे दिया गया है, कितने नंबर है वो उस हिसाब से ऊपर दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, ये रिलेशनशिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी करके जाना ही आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आ सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हट रहे जल्दी, हाँ नेक्स्ट। फिर हम लोग कंसिडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स अस सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी की वैल्यू, तो वो हम लोग को क्या देगा, यही ऊपर वाले इक्वेशन से निकला है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर दूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, के पी इज़ इक्वल टू पी ऑफ सी की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, सी इंटू आर टी। ये तुम लोग को नहीं समझ रहा है ना, रुको मैं बताती हूँ। हम लोग पहले पार्शियल और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ आइडल गैस ये बोला गया है। ठीक है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, हम लोग ने 10 चैप्टर में देखे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग को क्या चाहिए, एन। ठीक है, कोई कंपोनेंट ए है उसके लिए चाहिए, तो ये पी ए और वी हो जाएगा, यहाँ पे एन ए आर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया, एन इधर ले लिया, वी नीचे आया, एन वी इधर पे आ गया, तो एन अपॉन वी हो गया। ठीक है, ये क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी के, उसका भी, मतलब पी की वैल्यू क्या मिल गई, एन अपॉन ए इंटू आर टी। ठीक है, जबकि जहाँ पे क्या है, एन अपॉन वी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो पी ए के लिए क्या बन जाएगा, ए आर टी बन जाएगा। उसी तरह पी बी के लिए बी आर टी, पी सी के लिए देख रहा है, एन ए अपॉन वी को इस तरीके से ए बना दिए, तो वहीं से ये आया वैल्यू के, सी के लिए सी आर टी, डी के लिए डी आर टी, ए के लिए ए आर टी, बी के लिए बी आर टी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पहले कैसे भी लिख दो। ठीक है, फिर आर टी को कॉमन ले लो, यहाँ पे सी प्लस डी दिख रहा है, ऊपर ए प्लस बी दिख रहा है। नेक्स्ट सी डी इधर कर दो और यहाँ पे आर टी कर दो, पूरे उसको कॉमन ले लो, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये छोटा छोटा उसको देख लो। यहाँ पे इसको क्या मान लो, ये पूरा क्या है, डेल्टा एन है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एन डाल दो। बट के सी क्या होता है हम लोग का, ये होता है के सी की वैल्यू है ना, ये तो अखी, ये सी अपॉन सी डी अपॉन ए बी, तो उसकी जगह पर के पी इज़ इक्वल टू के सी इज़ इक्वल टू आर टी और ऊपर डेल्टा एन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इस चैप्टर में उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट ये भी है, क्या नाम है, ले चैटरलियस प्रिंसिपल, जो भी बोलते हैं इसका नाम है, अजीब वगैरह इसका नाम।
लोग को नाम रखने का भी तरीका नहीं आता था, कुछ भी नाम रख देते हैं, पढ़ने भी नहीं होता है। नेक्स्ट कौन से ये क्या बोलता है, स्टेट करता है क्या कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें उसका चेंज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी एक फैक्टर इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी कैसे वे में, ताकि जो चेंज हो वो कम हो। मतलब कि सपोज़ के लिए कुछ भी हो रहा है, सपोज़ के लिए मैंने क्या किया है, सपोज़ के लिए मैंने पानी उबाल के रखा है, ठीक है, उबाला और फिर थर्मस में भर के रख दिया, तो थर्मस में कैसा 6 से 7 घंटे तक वो पानी गर्म ही रहेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर में कितने भी मैं ठंडी में उसको रख दूँ तो क्या होगा, वो बहुत टाइम तक रेजिस्ट करेगा, ताकि जितना भी अंदर चेंज हो वो मिनिमम चेंज हो। तो यही हम लोग का ले चाटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और हम लोग को 50 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। नेक्स्ट आता है हम लोग का न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चा लोग देख लो तो मैं क्या चैप्टर कितना बड़ा है। ये चैप्टर ना हम लोग को वो सर पढ़ाए थे, कौन से, हाँ पीजी सर पढ़ाए थे, प्रकाश गिरी सर। तो वो हम लोग को पढ़ाया था, हम लोग को बहुत बोरिंग लग रहा था चैप्टर। हम लोग कितने 3-4 बच्चे ही बैठे थे, तो सर ने क्या बोले, हम लोग सर को बोले सर नहीं पढ़ पाएंगे ये चैप्टर, बहुत बोरिंग है, स्किप कर दो। तो सर ने हम लोग को क्या दिए थे, सिर्फ इम्पॉर्टेंस दिए थे, बोले थे ये कर लो, इससे हो जाएगा। हम लोग ने सिर्फ वही इम्पॉर्टेंस भी पढ़ के गए थे। देखते मैं ढूंढूँ, शायद अगर मेरी उस टाइम की केमिस्ट्री की बुक होगी तो मिल जाएगा। खैर चलो हम लोग नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी, किसमें सोलर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कैसे हो सकता है, तुम लोग सोच रहे सारे प्लैनेट्स हैं सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में एटम इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एटम के अंदर क्या करता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। ये सिमिलैरिटी है। यहाँ पे देख लो न्यूक्लाइड क्या बोलते हैं, किसको बोलता है, एटम्स with identical atomic number but different mass number are called isotopes. The nucleus of specific isotope is called nuclide. अब ये क्या होता है, एक एटम जिसका सेम टू सेम कुछ एटम सेम टू सेम वैसा ही एटम हो बट उसका जो मास हो वो डिफरेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। उसका जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं न्यूक्लाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, C612 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, 6 न्यूक्लियस। अब ऐसा भी आता है ना, C12 है और C14 भी है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कार्बन का कैसा अलग हो जा रहा है नंबर, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोटोप्स, और उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लाइड बोल देंगे, ठीक है। अरे यार तो मैं भूल जाती हूँ। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड, कैसे करते हैं, बेसिक नंबर से, बेसिक ऑफ नंबर न्यूक्लियस। एक होता है आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप्स में देखो नीचे का नंबर सेम रह रहा है, सेम एलिमेंट है, उसके ऊपर के नंबर कैसे डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने कार्बन का बोली 12 और क्या बोलते हैं 12 और 14, ठीक है। यहाँ पे देखो Na की कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट आइसोबार में क्या है, आइसोबार में नंबर ऊपर का सेम है, नीचे का बदल रहा है, देखो 1 है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है। कार्बन 6 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो नंबर वो सेम, एक नंबर से ही फ़र्क है जिसमें, ठीक है। 2 अलग अलग नंबर, जैसा ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, एक ही एटम है, यहाँ पे 2 एटम है। कार्बन है जिसमें नीचे में कितने उसके अंदर है, 6 है, बट यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन में वही 7 है। मिरर न्यूक्लियर, ये सब ना 1 मार्क्स के डेफिनेशन के लिए आ सकता है, ठीक है। मिरर न्यूक्लियर क्या होता है, ये आइसोबार्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफ़र करते हैं, किससे, बस एक नंबर के उससे, या इंटरचेंज हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का देख लो, और कार्बन और नाइट्रोजन का देख लो। नेक्स्ट आइसोटोन, आइसोटोन क्या होता है, ये न्यूक्लाइड ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर न्यूट्रॉन्स रहता है बट डिफरेंट नंबर प्रोटॉन रहता है, इसमें उनका मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम देख सकते हो, यहाँ पे 11 12, यहाँ पे 13 14 दोनों भी चेंज है, इसको आइसोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ तो नेक्स्ट हम लोगों का है क्लासिफिकेशन स्टेबिलिटी के, उसमें स्टेबल न्यूक्लाइड जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोकेशन इलेक्ट्रॉन की क्या है, चेंज होती रहती है आउटर स्पेयर के वजह से।
हाँ, बट उन लोग का जो रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसको स्टेबल न्यूक्लियर और अनस्टेबल बोले या रेडियो एक्टिव, मतलब उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, इसलिए वो हर टाइम टू टाइम क्या करता है, रे फेंकता रहता है, अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इतना वो कर दो। ये देख लो स्टेबिलिटी जोन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट हैव सेवरल स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। कर्व अपीयर्स एज अ बेल्ट जोन, ये जो बेल्ट जोन की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल जोन। ऐसे कुछ आए तो तुम लोग इस तरीके से बना के बता देना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल जोन। ये देख लो मैजिक नंबर्स किसे कहते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जिसमें भी रहेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहते हैं, अबंडेंट बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे लीड का कुछ बताया जा रहा है, जिसमें कौन सा नंबर है, 82 है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर में 82 है। नेक्स्ट ये देख लो डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। हम लोग को कितना हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कुछ और वैल्यू आती है, और हम लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो कुछ और वैल्यू आती है, तो वो है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए मेन क्या है हम लोगों का, हाँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा एम मास है, मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे जैसे MeV वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हाँ, ये रेडियो एक्टिविटी, इसमें समझ लो रेडियो एक्टिविटी ही इसकी मेन जान है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, मतलब कि कोई कितना चांस है उसका डीके होने का, कोई भी रेडियो एलिमेंट को। वो क्या करता है, डिपेंड नहीं होता है किस चीज़ पे, केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं, टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ तक कि एज पे भी डिपेंड नहीं होता है। हम लोग नहीं बता सकते कि वो कितने वो रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ डीके हम लोग बता सकते हैं, जो कि क्या होता है, dN/dt होता है। dN क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लाई, ठीक है। dt मतलब रेट ऑफ टाइम, मतलब इसमें कितने न्यूक्लाई है उस हिसाब से। यहाँ पे रेट लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन फॉर रिकेड ऑन, ये इसका आता नहीं है, मैं इसका एक्सप्रेशन ढूंढ रही हूँ, मेन कहाँ है। हाँ देखो यहाँ पे है, और ये वाला है, ठीक है। ये दोनों जो है एक ही है, एक तरीके से देख लो। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को याद कर लो, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/T, ये जहाँ पे भी log टू द बेस 10 रहता है वहाँ पे ये आता ही है, ठीक है। यहाँ पे n0/n, ठीक है, यहाँ पे, और वही n0/n को e⁻λT है ना, T है, क्या लिखा है वो, हाँ λT है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये डीके है, रेट डीके है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हाफ लाइफ को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, ये देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/T हाफ, और T हाफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपॉन लैम्डा से। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बता रहा है, अल्फ़ा डीके का कैसा रहेगा, देख लो। यहाँ पे कैसा पेरेंट है, ये पेरेंट क्या है, A है, और यहाँ पे Z है। ये क्या हो जाएगा, A-4 और Z-2 करके प्लस HE दे देगा, जो कि 4 और यहाँ पे 2 एमिटेड पार्टिकल है। ये देख लो अल्फ़ा डीके इस तरीके का होता है। नेक्स्ट बीटा डीके इस तरीके का होता है, पेरेंट है, और यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, A वैसे ही रह रहा है, Z+1 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 के उससे दे दिया जा रहा है। नेक्स्ट गैमा डीके में क्या रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो यूरेनियम का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या दे रहा है, यहाँ पे 90 -2 हो जा रहा है और ऊपर 4 हो जा रहा है,
He प्लस गामा करके उन लोग कुछ दे रहा है, वो गामा डीके है, ठीक है। अरे यार ये कहाँ भटक गई, रुक जाओ मैं आ रही हूँ। हाँ तो यहाँ पे देख लो ये कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इसका यूज़ होता है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, ये डिप्लीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, और मेडिसिन में भी एप्लीकेशन पढ़ लेना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखता है इसको भी एक बार पढ़ लेना। आई होप सो तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके ही बैठे हो। अगेन एबल्ट एक्सरसाइज रीड कर लेना, मैंने लिंक भेजा है उस पर। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इससे भी बड़ा एक चैप्टर बचा है जो कि है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो किस तरीके से एक कार्बन है, उसके पास 4 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो तो सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है फिज़िक्स के उसमें, इफ़ रिमेंबर योर लास्ट चैप्टर, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और भी आ जाता है तो उस हिसाब से इस कार्बन का नाम दिया जाता है। तो यहीं पे लिखा है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हाँ देख लो, रुक जाओ, उसका नाम था, नाम तुम लोग ने 10th में पढ़ोगे, इसमें भी नाम है इसका, कहाँ था, क्योंकि मेरे को याद है यूनिट टेस्ट जब था ना तो मैं मेरा पढ़ते हुए जा रही थी, कहाँ है नाम 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 नाम, हाँ देखो यहाँ पे नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक रहा तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इतना याद कर लो ऑक्टेन तक, बस इससे लंबा तो आएगा ही नहीं। ऑक्टेन ज़्यादा वो तो नोनेन, डेकेन, बस इतना याद कर लो, इससे आगे का आएगा ही नहीं। बट मैंने पूरा 20 याद की थी, फिर 12th में जाते जाते मैं भूल गई थी, स्टार्टिंग का याद हो जाती इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। ये देख लो, इसको बताया जा रहा है कंडेंस, ये ब्रांच फार्मूला है, ठीक है, डैश फार्मूला यहाँ पे बोला जा रहा है, ब्रांचिंग के तौर पे इसको दी गई है। कंडेंस फॉर्म में उसको किस तरीके से एकदम और छोटा करके लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो जाती है जो जिगजैग फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। और उस हिसाब से इसमें कितने हाइड्रोजन अटके हुए हैं, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है। यहाँ पे डबल लाइन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जिगजैग फार्मूला हो गया। नेक्स्ट विच फार्मूला के हिसाब से कैसे लिखते हैं देख लो, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का सी सेंटर में, ये जो दिखा रहा है ना, ये वाली लाइन, ये ऐसी वाली लाइन, तो ये बता रहा है ना कि ये पेपर के पीछे है, ठीक है, पेपर के पीछे। और ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये निकल के आ रहा है सामने, ये सामने निकल के आ रहा है, ये उसके ऊपर और साइड के है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का फिशरमैन्स फार्मूला, ये तुम लोग को 12th में है, ठीक है। फिशरमैन फार्मूला ये देख लो किस तरीके से बताया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे किस तरीके से बता रहा है, एक लाइन से बता रहा है। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे C है, इस तरफ OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, देखो। और वही वेज फार्मूला से कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से है, इतना बकवास लगता है ये मेरे को, एक सर्कल है, सर्कल का मतलब बीच में क्या है, कार्बन, और इस हिसाब से हाइड्रोजन को फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सॉहर्स या फिर प्रस्वेग, जो भी बोले, सॉहर्स प्रोजेक्शन, उसके लिए सीसॉ टाइप में बना दो। ये देख लो, ऐसे में यहाँ पे एच डाल दो, यहाँ पे क्या है, हम लोग के कार्बन है। कोई भी फार्मूला में जहाँ पे जंक्शन टाइप दिख रहा है ना, तो वहाँ पे हम लोग के कार्बन रहते हैं। अब यहाँ पे देख लो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 है, एक होता है ओपन चेंज में जिसमें असाइक्लिक और एलिफेटिक आता है, एक साइक्लिक होता है क्लोज चेंज में। इसमें 2 टाइप का होता है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक
हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो नॉन क्या है, नॉन एरोमेटिक, बेंजोइनॉइड और फिर नॉन बेंजेनॉइड। यहाँ पे देख लो ओपन चेन के कैसे रहते हैं। ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे, क्या लिखा है, एलिसाइक्लिक कैसे रहेगा, ये क्लोज वाले में है। हाँ, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे बेंजोनॉइड एरोमेटिक कैसे रहेगा, मतलब बेंजील रहेगा। और ये ट्रोपोन है, ऑक्सीजन लगा हुआ, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के क्या हेट्रोस्टाइलिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से किस तरीके से वो कहा जाता है उन्हें, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अगर एक्स है तो उसको हलाइड बोला जाएगा, ठीक है। हलाइड ग्रुप रहा तो उसको कैसा रहेगा, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एक्स आगे लगेगा, ठीक है। एक यहाँ पे CH3 डाल दो, CH3X, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। एक बार टेबल गो थ्रू कर लेना यार, किस तरीके से क्या रहता है, ठीक है। ये देख लेना किसके साइन में क्या है, इतना सब देखो। ये अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन का तो पता ही है तुमको, नो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, अरे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पता है। यहाँ पे एक्स रहा तो हलाइड, एन रहा तो साइनाइड नाइट्राइल, डबल बॉन्ड और एन रहा तो वो क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे अगर चार्ज वाला है तो आइसोसाइनाइड, 2 O है, NO2 ग्रुप रहा तो नाइट्रो, OH अल्कोहल, AR मतलब कि फेनॉल, ऐसा बेंजीन रिंग रहता है ना, उसमें अगर OH अटका रहा तो उसको बोलते हैं फेनॉल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ N रहा तो अमाइन रहेगा, ये अमाइन के टाइप्स है, ठीक है। ये अमाइन के टाइप्स है, OH फेनॉल। यहाँ पे ईथर क्या रहा, COC, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, H रहा तो अल्डिहाइड, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे कुछ नहीं ना, मतलब RR मतलब यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप अपना, ठीक है, CH3 या CH2 वो हिसाब से H अपन उसके हिसाब से डालते। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, OH। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हो, इस बॉक्स को एक बार देख लेना तुम लोग। नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे दी जाती है, ठीक है। ये देखो नेमिंग के लिए इतना बड़ा चार्ट है, सिर्फ एक रहा तो कैसे यहाँ पे मीथेन बोला जा रहा है, एक एच निकाल दिए तो मिथाइल, इथेन है, एक एच निकाल दिए इथाइल, प्रोपेन है, एक एच निकाल दिए प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डिकेन को डिकाइल, ठीक है। नेक्स्ट कैसा IUPAC देखते हैं, देख लो। कोई भी हम लोग का कार्बन है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पेरेंट चेन की जो सबसे लंबी चेन रहेगी ना उधर से करेंगे, फिर उसको नंबरिंग करेंगे। देख लो, जैसे अगर सपोज़ के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का इसको लेती हूँ तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 हो जा रहा है। यहाँ से करूँगी, यहाँ से भी 4 हो जा रहा है, बट देखो ऊपर वाला मेरे को स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है मेरे को वो करने की, नाम सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इन लोग ने इसको दे दिया है 1 2 3 और फिर 4, बट मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग तरीके से भी दे सकती हूँ। जैसे कि मैं इसको एक ब्रांच, पेरेंट ब्रांच वो कर लूँ अपने, मान लूँ, तो क्या होगा 1 2 3 और ये वाला 4 हो जाएगा और इसकी एक ये ब्रांच निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन पे कौन सा CH3 वाला है, तो इसको क्या बोल देंगे, कौन से कार्बन पे अटैच है, 3 कार्बन पे, तो उसको बोल देंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। अगर 2 रहा तो डाई, 3 रहा तो ट्राई, ठीक है, 4 रहा तो टेट्रा भी रहता है। इथीन, मीथीन, प्रोपीन वाला तो पता है ना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे आता है। यहाँ पर उसके रूल्स दिए हुए किस तरीके से करना है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें अभी वो है। आइसोमर्स देख लेना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, स्टेरो आइसोमर्स होता है, इसमें चेन आइसोमर होता है, पोजीशन का आइसोमर, मतलब क्या रहता है, 2 ऐसे कंपाउंड जो कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट है। अगर क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है मतलब कि वो चेन में हो सकता है उन लोग की अलग टाइप की चेन हो। पोजीशन, उन लोग का पोजीशन अलग हो सकता है, जैसे सपोज़ के लिए यहाँ पे CH, यहाँ पे है F लिया है, ठीक है, सपोज़ के लिए, बट हो सकता है कि मैंने CHF में लिखी हूँ शॉर्टकट में, बट हो सकता है मेरे दूसरे वाले इसमें F इधर हो, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, ठीक है।
समझा। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का ये इसमें ज्योमेट्रिक में और ऑप्टिकल में, ठीक है। इसमें ये इतना ही है। अब इसका ये थर्ड पार्ट है फंक्शनल। यहाँ पे मेटामेरिज्म, यहाँ पे टोटोमेरिज्म। फंक्शनल में मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे CH3OH है, नीचे हो सकता है CH3NH2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ जाए तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH और NH3 अलग अलग आ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप का। अब यहाँ पे मेटारिज्म और ये टोटोमेरिज्म, ये थोड़ा वो है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ। जैसे सपोज के लिए मेरे पास है एक 4 कार्बन वाला एटम, ठीक है। मैंने उसको लिख के शॉर्टकट में लिख दी हूँ, कि मेरे पास कितना 4 कार्बन वाला एटम है, उसके साथ क्या है अटैच, अल्कोहल अटैच है। तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है CH3OH, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर CH3। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि OH यहाँ पे और वो चारों भी क्या लाइन में हो, या किसी और बीच में भी, तो उसको बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, ये मेटामेरिज्म। और इसमें क्या, रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब कि वो चेंज हो जा रहे हैं आइसोमर्स, ठीक है। ये वाली वीडियो तो कल की वीडियो से भी ज़्यादा लंबी हो रही है। हाँ, इसमें एक ये है रेजोनेंस इफेक्ट मतलब एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग में एक छोड़ के एक क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। अब ये क्या होगा, इसमें अगर कुछ चेंजेस आएगा तो इसका ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव सपोज करें, ठीक है। तो ये चेंज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा और इधर का जो रहेगा वो मिट जाएगा। इधर वाला जो रहेगा, अरे यार ये तो सभी मिटा दिया इसने। चलो कोई ना, हम बनाएंगे बड़ा सा एकदम बेंजीन, जिसको उसको वो मिटा नहीं सकेगा, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है। तो फिर सपोज़ के लिए वो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, तो क्या हो रहा है हम लोगों का, ये यहाँ से रुक जाओ, मैं बता दे रही हूँ तुम लोग को। इसमें देखो ये ऐसा है, ये जंप कर रहा है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर पे आ जा रहा है, ठीक है। और ये इधर पे जंप कर रहा है, साइन एक तरीके से बस चेंज हो रही है। किस वजह से, इसके लोन पर दिख रहे हैं ना नाइट्रोजन के, इस वजह से। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर भी हम लोग का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। इसके एक्सरसाइज पे देख लेना क्या है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं तुम लोग को कराना चाहूँगी 16 चैप्टर, ठीक है। हाँ 16 चैप्टर है, जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एकदम हलवा भी मत समझ लेना, ये नहीं कि छोड़ दूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे रीज़न देख लो। फ्रूट ये उसमें होगा क्वेश्चन आंसर में, वो क्यों ब्राउन हो जाता है। कोई भी फ्रूट जैसे बनाना, एप्पल, वेजिटेबल, पोटैटो, ये सब क्यों ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताता है, कट करने से वो एक्शन कौन सा, सेल डैमेज हो जाते हैं, जिसमें से उनके में से केमिकल रिलीज़ होता है, ठीक है। उसका पीएच जो है, इस वजह से क्या होता है, पीएच जो है वो चेंज होता है। तो इसमें जो पॉलीफेनॉल रहता है वो रिलीज़ होता है और वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, एक एंजाइम फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्यूनॉन। ये जो क्यूनॉन है फर्दर रिएक्शन करता है और पॉलीमराइजेशन करता है, जिस वजह से ब्राउन कलर आता है, जिसको टैनिंग बोलते हैं। और ये टैनिंग हट सकता है विटामिन सी जैसे उससे। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, कोई बहुत टाइम तक रख दो तो उसमें से जो अजीब सी स्मेल आती है उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिड स्मेल, ठीक है। और वो खाने के लिए भी सही नहीं होता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, खुला छोड़ दो तो। ये तुम लोग को दिख रहा है जिगजैग वाली लाइन, हम लोग का जिगजैग फार्मूला में जो पढ़े ना पीछे, वही है। नेक्स्ट एक बार इसको देख लेना कि क्या है, ओमेगा 3, यहाँ पे फूड एडिटिव्स। तो बोलते बोलते चक्कर आने लगा। यहाँ पे देखो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। एस्पिरिन जो कि अब बंद हो चुका है शायद से, पता नहीं, मेरा भाई पौधे में डालता है, शायद चालू है, हाँ चालू है, मेरा भाई पौधे में डालता है।
और इससे जो छोटा सा रोज़ है ना वो बहुत बड़ा सा रोज़ बन जाता है। पता नहीं, और एस्पिरिन भी डालता है कुछ भी, अल्लाह जाने क्या क्या पूरा सिरिंज में डाल के उसमें प्लांट में इंजेक्शन देता है वो, तो कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग ये पेन किलर कौन से हैं, पैरासीटामोल, ठीक है। पहले एस्पिरिन को यूज़ किया जाता है, बट उसमें क्या रह जाता है, जो कि सैलिसिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव एस्पिरिन को यूज़ किया जाता है, बट उसमें क्या है, उसमें सैलिसिलिक एसिड से कम साइड इफ़ेक्ट है। बट क्या हुआ, ये कुछ स्टमक प्रॉब्लम हो जा रही थी, जिस वजह से हम लोग क्या करने लगे, पेन किलर यूज़ करने लगे, जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल, ठीक है, जो कि एक फेनॉल है, देख सकते हो सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन का एसिड, ठीक है। यहाँ पे वही पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, जो कि डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है। अब एंटीसेप्टिक हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं सबको पता है, एंटीबायोटिक्स की यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, आयोडीन, बोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स ईजाद हुए, इन्वेंट हुए। हाँ, ये देख लो एंटीसेप्टिक कौन से टर्मरिक एंटीसेप्टिक है, विंटर ग्रीन एनाल्जेसिक है, सिनामन एंटी माइग्रेबल के लिए, वो सिनामन मतलब वो होता है दालचीनी, क्लोव, लौंग, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंटी माइक्रोबियल देख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्लिनजिंग एजेंट कैसे होते हैं, सोप है हम लोगों का, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, देखो कैसे वो साफ़ करते हैं। ये डायग्राम एक बार देख के जाने, यहाँ पे क्या है, फॉर्म है यार, यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये हाइड्रोफिल, ये कुछ भी डर्ट है, ठीक है, कपड़ा है, कपड़े पे क्या लग गया, फॉर्म लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ग्रीस है, कुछ भी डर्ट वर्ट लगा है, तो इसमें ये क्या, सोप के पार्टिकल है, जिसमें क्या ये हम लोग का ये क्या है, हेड, और ये जो नीचे जिगजैग करके जा रहा है ना, ये हम लोग का हेड है, और ये नीचे का टेल है, जो कि लोग खींच रहे हैं उसको, वो हट जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का, मेरे हाथ से भी फ़ोन गिरते बचा। एंड हियर वी आर फिनिश फॉर दिस चैप्टर। इसका भी तुम लोग देख लेना। ये देखो, ये वाला सेक्शन नंबर 11 करके जाना एक बार, ठीक है, क्योंकि सब वीडियो नहीं देखते ना, और जो वीडियो भी देखते हो लास्ट तक नहीं रुकते। इससे मैं कुछ का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। बाकी जो वीडियो सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग आई होप सो टेक्स्ट बुक भी लेके बैठे हो और उसी से कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ हाइड्रोकार्बन का एक अलग से वीडियो डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ना हुआ, तो इसलिए मैं हाइड्रोकार्बन का एक अलग से वीडियो डाल दूँ, जब तक इसको अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर, जिसको स्कूल में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितना तुम लोग को टाइम लग गया है। तो ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तुम लोग मोस्टली सब्सक्राइब किया ही है कि करते ही नहीं हो और देख लेते हो बस, प्लीज़ अच्छे खासा आ जाता है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं किया रहता है, ठीक है। होप से तुम लोग कर लोगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।